मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए, आज हम लोग जो है पार्टनरशिप अकाउंटेंसी जो क्लास 12th का सब्जेक्ट है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। अच्छा, इन क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा जो जो पोर्शन डिवाइड है, जो सिलेबस डिवाइड है, वो मेनली 2 बुक्स में है। जैसे कि आपकी जो पार्टनरशिप अकाउंटेंसी की जो बुक है एंड जिसके अंदर पार्टनरशिप का पूरा कैसे पार्टनरशिप होती है, कैसे एडमिशन होता है, कैसे रिटायरमेंट है, क्या प्रोसीजर्स हमें फॉलो करने होते हैं, डेथ हो जाती है तो पार्टनर की तो क्या प्रोसीजर है, क्या है, वो सारा डिस्कशन हमारा पार्टनरशिप अकाउंटेंसी की एक हमारी बुक होती है, उसके अंदर सब कुछ गिवन है, जो कि क्लास 12th का हमारा पार्ट है। इन क्लास 12th अकाउंटेंसी में हमारा जो पोर्शन डिवाइड है वो 2 में, तो पार्टनरशिप एंड द कंपनी अकाउंट्स पार्टनरशिप में है, एंड दूसरा जो बुक है वो कंपनी अकाउंट की है। तो उसके अंदर क्या है, कंपनी अकाउंट्स के अंदर जितना भी उसका शेयर्स का इशू, शेयर्स एंड डिबेंचर्स का इशू कैसे होता है, पार पे, प्रीमियम पे या डिस्काउंट है, क्या कैसे जो भी कुछ है वो सारा हम उस बुक के अंदर पढ़ते हैं। आज हम जो करने जा रहे हैं वो हम अपनी जो फर्स्ट बुक है, दैट इज़ पार्टनरशिप अकाउंटेंसी, हमारी जो फर्स्ट बुक है 12th क्लास की फर्स्ट बुक जो है हमारी 12th क्लास की, दैट इज पार्टनरशिप अकाउंटेंसी। आज हम कोशिश करेंगे कि जो पार्टनरशिप अकाउंटेंसी का जो भी थियोरेटिकल फ्रेमवर्क है पार्टनरशिप का, उसको हम कंप्लीट कर पाएँ। चलिए, आप लोग इसमें मेरा साथ दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप अकाउंटेंसी। जैसे कि पार्टनरशिप खुद ही आपको एक अपने आप जो पार्टनरशिप जो नेम है वो आपको अपना इंट्रोडक्शन अपने आप दे रहा है कि वो पार्टनरशिप मीन्स इसमें 2 पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं। मतलब ये जो है 2 और मोर पर्सन्स के बीच के कोई रिलेशन है, ठीक है। मतलब हमारा जैसे कि हम बिजनेस की अगर बात करें, अगर हमारा बिजनेस की कई बिजनेस सिर्फ एक ही टाइप से तो होता नहीं है कि ओनली सिर्फ पार्टनरशिप फॉर्म है, डायरेक्टली पार्टनरशिप हमारे सामने आ गया। बिजनेस को करने के कई तरीके हैं। सबसे फर्स्ट स्टेज आप कहते हैं कि इंसान किसी ने भी बिजनेस स्टार्ट किया तो वो कैसे किया होगा। कोई एक सोल बंदा, एक अकेला बंदा ही जिसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो वो अपने आप ही सारा चीज़ें मैनेज करता होगा। वो उसका समझ लीजिए स्टार्टअप होगा, जिस तरह वो अपना चीज़ें अकेले ही सारी मैनेज कर रहा था। तो जो 1 पर्सन मैनेज करता है उसको क्या बोलते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर इट्स ऑल्सो बिजनेस टाइप। सोल प्रोप्राइटर क्या है, यहाँ पे 1 पर्सन इन्वॉल्व है। अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो ये भी हमारा बिजनेस का एक स्ट्रक्चर है, बिजनेस का एक टाइप है, जिसके अंदर 2 और मोर पर्सन्स आके सलाह मशवरा करके वो लोग आपस में अपना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं, सारी बातचीतें करते हैं कि हम लोग ये बिज़नेस कर रहे हैं, इतना फ़ंड की रिक्वायरमेंट है और इतना फ़ंड में से कुछ अमाउंट पार्टनर ए लगाएगा एंड कुछ अमाउंट पार्टनर बी लगाएगा, और वो आपस में हम कितना प्रॉफिट शेयर करेंगे, या कौन कितना काम करेगा, या फिर जो बंदा ज़्यादा एक्टिव है उसको सैलरी देने का है, जो भी कुछ डिसीजन है वो लोग अपना आपस में बातचीत करते हैं और एक बिज़नेस का सेटअप स्टार्ट करते हैं। तो वो जो बिजनेस का सेटअप 2 और मोर पर्सन्स मिलकर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज पार्टनरशिप। ओके, ये जो हमने डिसीजन किया ये बिल्कुल ही लेमन लैंग्वेज में है कि भाई हमारे बिजनेस की कई तरह की टाइप्स हैं, क्योंकि बिजनेस सिर्फ पार्टनरशिप ही नहीं है, सोल प्रॉपर्टरशिप भाई एक टाइप है जिसमें बिजनेस एक ही बंदा अपना बिजनेस रन कर रहा होता है, एंड पार्टनरशिप के अंदर 2 और मोर पर्सन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। एंड इसके बाद और भी बहुत सारे जैसे कि आपकी कंपनी है, कंपनी के अंदर तो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत कंपनी एक बड़ा लेवल है जिसको बिजनेस का जो रन कर रही होती है। हम यहाँ पार्टनरशिप की बात करते हैं। जैसे कि क्या है, अ पार्टनरशिप इज अ बिजनेस स्ट्रक्चर वेयर 2 और मोर इंडिविजुअल्स शेयर ओनरशिप। मतलब पार्टनरशिप क्या है, इज अ बिजनेस स्ट्रक्चर। ये बिजनेस का एक ऐसा टाइप है जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा लोग आके मिलकर काम करते हैं। मतलब ओनरशिप, मालिकाना हक, मतलब उनका
उस बिजनेस फर्म के वो दोनों मालिक होते हैं। ओनरशिप मतलब उस बिजनेस फर्म के दोनों मालिक हैं एंड वर्क टुगेदर, वो आपस में मिलके काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन दोनों ने ही, इन दोनों का जो कॉमन गोल है वो एक ही है। वो जो भाई जो सेटअप उन्होंने लगाया है, बिजनेस फर्म जो वो रन करना चाहते हैं, दोनों ने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है। तो उसका जो दोनों का जो गोल होगा वो क्या होगा कि हमारी बिजनेस का प्रॉफिट अर्न करे, ज़्यादा से ज़्यादा, और बहुत अच्छा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो। मतलब उसका जो सिर्फ प्रॉफिट ही अर्न ना करे, मतलब उसकी जो एक इंडस्ट्री में उसका एग्जिस्टेंस, उसका बढ़े, वेल्थ मैक्सिमाइज हो उनकी। तो वो इस कॉमन गोल के लिए ये जितने भी पार्टनर्स होंगे हमारे, वो इस बिजनेस के लिए काम कर रहे होंगे। अच्छा, पार्टनरशिप जो है सिर्फ ऐसा नहीं कि दो ही लोग करेंगे, उसके अंदर भी लिमिट है कि कम से कम दो लोग, क्योंकि वो पार्टनरशिप है तो वो दो लोग के बिना तो मतलब नहीं हो सकती। ऐसा नहीं है कि एक ही बंदा पार्टनरशिप बिजनेस फर्म अपना रजिस्टर कर सकता है। पार्टनरशिप बिजनेस करना है, इट मीन्स टू और मोर बंदे, दो लोग तो चाहिए। दो लोग के से ज़्यादा हो सकते हैं, दो लोग से कम नहीं हो सकते। मिनिमम लिमिट जो है वो 2% ज़रूरी है कि वो होने चाहिए, जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिजनेस को रन करने के लिए काम कर रहे हैं, और कॉमन गोल जो उनका है उसको अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म की हमने बात कर ली कि पार्टनरशिप फर्म क्या है। ठीक है, हमें समझ में आ गया पार्टनरशिप फर्म क्या है। ये हमारे जो दो लोग हैं जो मिलके एक साथ बिजनेस करना चाहते हैं, अपना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना चाहते हैं, तो वो एक साथ अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं एक बिजनेस सेटअप के अंदर, और एक साथ मिलके काम भी कर रहे हैं उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए इंडस्ट्री के अंदर। तो वो लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म तो हमारी समझ में आ गया कि भाई पार्टनरशिप फर्म क्या है। अच्छा, अब पार्टनरशिप फर्म के बाद हम आते हैं कि पार्टनरशिप फर्म हमने देख लिया कि वो क्या है, किस तरह से कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कैसे उसमें काम कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं, प्रॉफिट अर्न करेंगे या वेल्थ जो भी कर रहे हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वो अपना यहाँ पे कर रहे हैं। अब इस बिजनेस फर्म को, इस पार्टनरशिप फर्म को एक स्मूथली फ्लो करने के लिए, अगर हम स्मूथ फ्लो चाहते हैं, मतलब हमारी जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल कहीं पर भी ख़राब ना हो, स्मूथली फंक्शनिंग के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर हम विदाउट रूल्स या बगैर किसी शेड्यूल के अगर काम कर रहे हैं, तो वो एक दिन, दो दिन, 4 दिन, महीना, 2-4 महीना, उसके बाद कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शंस आ ही सकता है। तो हमारा इस बिजनेस को अच्छे से रन करने के लिए, या इसमें कोई ऐसी चीज़ें ना हो जो बिजनेस को डिस्टर्ब करें, या बिजनेस हमारा पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में ही अनबन हो, या उनमें क्लैशेस, डिस्प्यूट्स अराइज हो जाएं, तो उसके लिए हमारे पार्टनरशिप एक्ट है, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारा पार्टनरशिप एक्ट है जिसके अंदर ये क्या है, ये लॉ है। पार्टनरशिप एक्ट क्या है, ये लॉ है, मतलब ये कानून है जो हमारे जुडिशियल सिस्टम ने हमें दिया हुआ है कि जो लोग पार्टनरशिप फर्म रन करना चाहते हैं, वो अंडर इसके अंदर सारी गाइडलाइंस गिवन हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, क्या किसके राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या सारे रूल्स रिगार्डिंग एक पार्टनरशिप फर्म को कैसे रन करना है, तो वो सब इसके अंदर गिवन है। हम जितना हमारे लिए रिक्वायरमेंट है इस लेवल पर, जैसे कि हम क्लास 12th में हैं, तो उतना हम उसके अंदर रीड करेंगे। अच्छा, अब पार्टनरशिप फर्म, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये क्या है, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए पार्टनरशिप एक्ट है। जितनी भी बातें पार्टनरशिप से रिलेटेड होंगी वो इस एक्ट के अंदर गिवन होंगी। अब ये एक्ट जो है, इस एक्ट इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेक्शन 4 जो है वो क्या कहता है, सेक्शन 4 डिफाइन कर रहा है पार्टनरशिप को। भाई लॉ के अकॉर्डिंगली पार्टनरशिप क्या चीज़ है, वो अपने डेफिनेशन दे रहा है। क्या पार्टनरशिप क्या है, वो रिलेशन है बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स, जैसे कि हम देखे थे पीछे। ये क्या है, रिलेशन है 2 और मोर पर्सन का जो एग्री करता है। ऐसे ही कोई बंदा पार्टनरशिप नहीं बना सकता है, किसी का भी नाम यूज कर लिया, वो कहे कि भाई हम तो पार्टनर्स हैं, हम पार्टनरशिप फर्म रन कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, वो 2 और मोर पर्सन होने चाहिए, 2 से ज़्यादा लोग होने चाहिए,
एंड वो एग्रीड भी करने चाहिए टू शेयर प्रॉफिट बिजनेस कैरीड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। फर्स्ट हम यहाँ तक देखते हैं कि जो एग्रीड करता है शेयर प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियर है। पार्टनरशिप क्या है? वो रिलेशन है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स का, जो राजी होते हैं कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट इस बिजनेस से हमें मिलेगा, इस फर्म से हमें मिलेगा, हम उसको शेयर करेंगे। अब वो इक्वली शेयर करते हैं या कितना शेयर कौन लेता है, ये डिपेंड करता है उनकी आपस की म्यूचुअल डील के ऊपर कि वो आपस में इक्वली शेयर कर रहे हैं या फिर उन्होंने कोई रेशियो बनाया हुआ है कि भाई पार्टनर ए इतना लेगा एंड पार्टनर बी इतना लेगा। वो डिपेंड करता है उनके म्यूचुअल एग्रीमेंट के ऊपर कि वो क्या करते हैं, ठीक है। लॉ बोलता है सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर कि कैरीड ऑन ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल मींस, मतलब ये जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर जितने भी लोग, क्योंकि 2 तो मिनिमम होना ही चाहिए, ठीक है। अब 2 मिनिमम से मतलब ये नहीं कि सिर्फ 2 ही होना चाहिए, मिनिमम 2 और मैक्सिमम मतलब हो सकता है कि वो 4 हो सकता है वो 10 हो, जितने भी मेंबर्स वो हो। तो 2 और मोर मेंबर पर्सन्स जो हैं वो एग्री करते हैं अगर बिजनेस को रन करने के लिए और प्रॉफिट शेयर करने के लिए, तो वो सारे पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है अगर हमारे 4 पार्टनर हैं तो चारों ही पार्टनर एक्टिवली उस फर्म को रन करें, मतलब एक्टिवली उस फर्म में काम करें। वो पार्टनर्स हैं, वो ओनर्स तो कहलाएंगे। चारों पार्टनर्स कौन है? ओनर्स तो हैं, लेकिन वो एक्टिवली वहाँ पे रोज 8 to 10 काम कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मे बी कैरीड ऑन मतलब हो सकता है सारे ही उस फर्म को रन कर रहे हो, मिलकर काम कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि उनमें से कोई एक एनी ऑफ मतलब उनमें से कोई एक एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मतलब इस बिजनेस फर्म को एक बंदा भी कोई है जो इस बिजनेस का सारा काम करता होगा, सब कुछ वो एक ही बंदा कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जो पार्टनर ए है अगर वो ज़्यादा काम कर रहा है तो फिर वो ज़्यादा प्रॉफिट लेगा, मतलब उसका शेयर प्रॉफिट में ज़्यादा होगा। ये कोई मतलब बात इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अगर पार्टनर ए मतलब फुल्ली वर्किंग पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको प्रॉफिट में कुछ ज़्यादा शेयर मिलेगा। वो सारे ओनर सारे ही कहलाएंगे, और जो वो लोग डिसाइड कर चुके होंगे, एज्यूम कर लीजिए अगर उन्होंने डिसाइड किया है वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो वो 4 लोगों में से सिर्फ एक ही बंदा ज़्यादा काम कर रहा है, अगले 3 जो हैं ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम वो कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, वो पार्टनर्स है, उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, तो जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा चारों के अंदर इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये हमारा कौन बोलता है? सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि हमारे पार्टनरशिप फर्म के जितने टर्म्स एंड गाइडलाइंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो सारा हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है। चलिए, होप के ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, द पर्सन, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, हम फर्म की बिजनेस की बात कर रहे हैं कि हमारा बिजनेस जो पार्टनरशिप फर्म है, जो बिजनेस है उसके अंदर 4 लोग मिलके 3 लोग मिलके काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे राहुल, प्रिया एंड सोनू 3 बंदों के नाम लिखे हैं जो कि हमारे बिजनेस के अंदर पार्टनर्स हैं, ठीक है। मिलकर उन्होंने क्या किया है? पैसा इन्वेस्ट किया है कि हम आपस में पैसा इन्वेस्ट करके मिलकर एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो टर्मिनोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं, बस हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा मतलब डिस्कस कर रहे हैं कि वो चीज़ 1 वर्ड्स में या फिर 1 मार्क क्वेश्चन जो होते हैं या फिर हमारे एमसीक्यूज में आ सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको मेंशन किया है। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म, जो बंदा पार्टनरशिप फर्म के अंदर आया है अंदर इंडिविजुअली, अगर हम उसके विद वन अनदर इंडिविजुअली, अकेले अगर हम उन पार्टनर्स की बात करें, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या है, राहुल, प्रिया एंड सोनू, ये 3 बंदे हैं। अगर हम इन तीनों बंदों को इंडिविजुअली बात करें, अलग अलग, राहुल अलग, प्रिया अलग एंड सोनू अलग, तो हम इनको क्या बोलेंगे? पार्टनर्स। दे आर कॉल्ड पार्टनर्स। ये कौन है? हमारे पार्टनर्स हैं।
अगर हम इसको कलेक्टिवली बात करें, मतलब इन सबको एक साथ मिला के बात करें, तो ये क्या है, हमारी फर्म है। फिर हम उन्हें पार्टनर नहीं बोलेंगे, ये क्या बनते हैं, सारे मिल कर जाते हैं जब, और एक उसके लिए काम कर रहे हैं कॉमन गोल के लिए, तो ये फर्म बन जाते हैं एंड कलेक्टिवली कॉल्ड एज फर्म। जैसे कि यहाँ पे हमने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि पार्टनर्स, जब हम इंडिविजुअली उनकी एक एक करके बात करेंगे तो हम उनको क्या बोलेंगे, वो हमारे पार्टनर्स हैं। और जब हम उनको कलेक्टिवली वो करेंगे, इंडिकेट करेंगे, तो क्या है, वो हमारे लिए फर्म है। ठीक है। अच्छा, जो नेम अंडर विच बिजनेस इज कॉल्ड, ये जैसे कि हमने यहाँ बिजनेस लिखा, पार्टनरशिप फर्म है। अब इस पार्टनरशिप फर्म का कोई नाम हो सकता है वो राहुल एंड सन्स लिखते हैं, जो भी उनकी पार्टनरशिप फर्म का नाम हो, या फिर वो कोई भी नाम रख सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, XYZ कुछ भी हो। लेकिन वो जो नाम होगा, द नेम अंडर विच बिजनेस कॉल्ड, मतलब उस नाम के अंदर वो बिजनेस रन कर रहा होगा, उसी नाम से उस फर्म, उस बिजनेस की गुडविल होगी, या मतलब उसको इंडस्ट्री में पहचाना जाएगा। वो किससे पहचाना जाएगा, वो राहुल, प्रिया एंड सोनू एक कंपनी में काम, एक पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं, इस तरह नहीं। इन्होंने जो एक नाम अपना रजिस्टर कराया होगा, उस नाम से वो जाना जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, फर्म नेम। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आप कह दें, या फिर हमने इस चीज़ को, एक कंफ्यूजिंग पॉइंट है जिसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हमारा पार्टनरशिप फर्म क्या है। पार्टनरशिप हमने फर्म पढ़ लिया, हमें पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सब कुछ मेंशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन, कैसे कितने लोग होंगे, क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हमारे वहाँ मेंशन है। ठीक है। चलिए हम यहाँ पे ये देखते हैं कि हमारी जो पार्टनरशिप फर्म है, उसको, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ, मे बी शायद ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट हो गया, दैट्स व्हाई इट्स नॉट क्लियरली सेपरेट लीगल। इंपॉर्टेंट वर्ड इज हियर इज लीगल। क्या हमारी पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। जैसे कि हमने बात की, हमारी फर्म है, बिजनेस जो फर्म हमारी है, उसके अंदर राहुल, प्रिया एंड सोनू, ये 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है। ये तीनों पार्टनर्स हमारे बिजनेस को रन कर रहे हैं, मतलब जो उनका बिजनेस है उसको वो रन कर रहे हैं, एक कॉमन गोल अचीव कर रहे हैं फॉर द बिजनेस की एक ग्रोथ हो, एक एग्जिस्टेंस उसको इंडस्ट्री के अंदर मिले। ठीक है। उसका गुडविल क्रिएट हो। तो यहाँ पर अब ये सारे लोग इस फर्म के अंदर काम कर रहे हैं। अब मे बी जो भी इनका, सपोज इस फर्म के लिए वो काम कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने कोई लोन या कोई भी ऐसी एक्टिविटी फर्म के नाम से कर ली, राहुल एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, एक बंदा है, ठीक है, और वो फर्म के नेम के अंडर उसने कोई भी अगर काम किया, सपोज उसने कोई लोन ले लिया, आफ्टर दैट वो लोन पे नहीं कर रहा है, एज्यूम कर लीजिए राहुल ने कोई लोन ले लिया, उसके बाद उस लोन को वो पे नहीं कर रहा, लेकिन उसने अंडर इसके फर्म के नेम के अंडर में उस काम को किया है, लोन लिया है, फर्म के नेम को यूज करके लिया है, तो ये बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। तो आप क्या कहेंगे, नो, पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। कानूनी तौर पे अगर हम ये एज्यूम, हमारा जो एक्ट है वो ये बताता है कि जो फर्म है वो एक लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वो सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाएगी तो राहुल, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया राहुल का, उन्होंने लोन लिया, लोन लेने के बाद उसको वो रीपे नहीं कर रहे हैं, जब वहाँ उनके पास जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए आएगा तो वो अपने हाथ खड़े कर देंगे कि क्या कहेंगे कि भाई लोन तो फर्म ने लिया है, तो आप फर्म को मतलब उसके ऊपर लायबिलिटी डालें, उसको मतलब पनिश करें। राहुल अपना वहाँ से क्लियर होके निकल जाएंगे। तो हमारी पार्टनरशिप फर्म, जो पार्टनरशिप एक्ट है, उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन है कि पार्टनरशिप फर्म जो है एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है। क्योंकि जो भी उस बिजनेस नेम के अंडर में रहकर, उस पार्टनरशिप फर्म के अंडर में रहकर कोई भी उसका पार्टनर कुछ भी काम कर रहा है, वो पूरा लायबल होगा उस चीज़ के लिए। वो फर्म के नेम के अंडर में रहकर
उस चीज़ से अपने आप को फ्री नहीं कर सकता कि नहीं ये तो फर्म के नाम से हुआ है, ये फर्म का काम मतलब है, लोन है, मेरा नहीं है, मैं इसको पे नहीं करूँगा। राहुल को अपने पर्सनल एसेट्स भी बेचकर उस लोन को रीपे करना पड़ेगा, क्योंकि वो फर्म के पार्टनरशिप फर्म जो है उसके अंदर जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, और फर्म जो है जो पार्टनर्स हैं वो लायबल होते हैं वो फर्म की जो भी वर्किंग है उसके लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हम यहाँ पे ये चीज़ लिख देते हैं कि क्या है, ठीक है, जो पार्टनरशिप फर्म जो है वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है, दैट इज इम्पॉर्टेंट कि वो नहीं है। पार्टनरशिप क्या सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है? ये क्वेश्चन 1 मार्क में या एमसीक्यूज में आ जाता है। बच्चे क्या फॉरन जस्ट रीड करा, पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब उनको ये चीज़ कह दीजिए कि सिमिलर सी लगती है सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है, तो वो फॉरन यस कर देते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर वहाँ लीगल एंटिटी लिखा हुआ है तो वो चीज़ नहीं है। पार्टनरशिप फर्म इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। हम कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं। तो उस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर क्लियरली मेंशन है कि वो पार्टनरशिप फर्म एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। वो उसके जो पार्टनर्स होते हैं वो लायबल होते हैं जो भी वो का वर्क कर रहे हैं उसके लिए, और पार्टनरशिप फर्म के नाम से कर रहे हैं वो उसके लिए भी लायबल होते हैं। वो अपने आप को अलग नहीं कर सकते कि नहीं हम तो, हमारा तो इससे कोई वास्ता नहीं, ये तो पार्टनरशिप फर्म के अंडर में काम हुआ है तो वो उससे आप जो भी लेन देन है अपना करें, ऐसा करके वो अपने आप को फ्री नहीं कर सकते हैं। अच्छा, पार्टनरशिप एक सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी तो है, ये चीज़ तो आपको क्लियर होगी। पार्टनरशिप सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है, क्योंकि ये तो हमने जब अपने 11th के अंदर जब अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे थे वहाँ पर भी वो चीज़ क्लियरली मेंशन है। पार्टनर वो जो बिजनेस है सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी, मतलब जो हमारा बिजनेस होता है और जो उसका ओनर है, बिजनेस एंड ओनर दोनों लोगों के लिए जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या टर्म यूज किए, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग हो रही है, इट मीन्स क्या बन रहा है यहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं। मतलब आप जर्नल एंट्रीज, लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, पीएनएल, फाइनल अकाउंट, सारा बैलेंस शीट, ये सब चीज़ कर रहे हैं, बुक ऑफ अकाउंट्स बन रहे हैं यहाँ पर। तो बुक्स ऑफ अकाउंट जो बन रहे हैं, तो ये हम किसके रिस्पेक्ट में बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, ओनर के रिस्पेक्ट में बना रहे हैं या बिजनेस फर्म के इसमें बना रहे हैं? भाई हम बिजनेस को रन कर रहे हैं तो हम बिजनेस के जो हमारी पार्टनरशिप फर्म होगी या बिजनेस जो होगा उसके रिस्पेक्ट में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अपनी अकाउंटिंग करेंगे। इसीलिए बोला गया है क्या, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। जो ओनर के अपने जो भी अपने ट्रांजैक्शंस हैं उनसे वो अपने अलग रिकॉर्ड होंगे, लेकिन जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट, जो अपने सारे हमारे ट्रेडिंग जो भी कुछ हम बना रहे हैं अपने फाइनल अकाउंट्स, वो किसके रिस्पेक्ट में बन रहे हैं, बिजनेस के रिस्पेक्ट में बन रहे हैं। तो ये हमारा जो हमारा 11th क्लास में आपने जब अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ गिवन है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत है। बट आपको यहाँ पे जो ज़्यादा नोटिस करने वाली बात है, तो आपने ये चीज़ देखना है कि भाई क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन में अगर अकाउंट लीगल एंटिटी बोला है तो आप से क्लियरली नो, अ बिग नो, कि वो लीगली तो अलग नहीं है, लीगली तो वो बाउंड है। जो भी वो कुछ करेंगे तो वो पार्टनरशिप फर्म के नाम से कुछ गलत नहीं कर पाए, इसके लिए उन्होंने क्या कहा कि पार्टनरशिप जो है सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, नो। एंड लेकिन अकाउंटिंग एंटिटी है, क्योंकि हम जो बिजनेस फर्म के अंदर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाएंगे, जो अकाउंटिंग करेंगे, वो होली बिजनेस फर्म के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे जो अकाउंटिंग का एंटिटी प्रिंसिपल है उसने भी ये चीज़ हमें क्लियर की है 11th में। चलिए यहाँ थोड़ा सा हमने पार्टनरशिप के बारे में तो हमने कई चीज़ पढ़ ली, और उसके बारे में एक जो कंफ्यूजिंग पॉइंट था बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में अक्सर देखा गया, उसको भी हमने अलग से डिस्कस कर लिया वहीं पे ही, कि वो सेपरेट एंटिटी लीगल एंटिटी नहीं है, बट अकाउंटिंग का हिसाब से अगर हम देखें तो वो सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है पार्टनरशिप। चलिए, पार्टनरशिप की हमारी कई टाइप्स हैं, इसको बस ब्रीफली देख लेते हैं कि यहाँ पे कुछ हमने लिख दिए। जनरल पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप का मतलब
यहाँ पे सारे पार्टनर्स इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करते हैं। जैसे कि हमने अभी जितना डिस्कशन हमने किया है यहाँ पर, वो क्या है, हमारे जनरल पार्टनरशिप का है कि जनरली ये वाली पार्टनरशिप हमें दिखाई देती है सब जगह पे, जिसके अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, वो जितने भी पार्टनर्स हैं वो इक्वल राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप। और लिमिटेड पार्टनरशिप हमारी ये भी एक टाइप है जिसके अंदर वन और मोर पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। जैसे कि हमने अभी एक जो आपके सामने एक पॉइंट रखा लीगल एंटिटी वाला जो हम डिस्कस कर रहे थे, उसके अंदर क्या था कि राहुल जो बंदा था, अगर उसने कोई भी काम ऐसा बिजनेस के पार्टनर होने के बाद कोई ऐसा काम बिजनेस के फर्म के नाम से कर दिया है तो वो उसके लिए लायबिल होगा। ठीक है, उसके पास वो लिमिटेड मतलब उसके लिए उसकी पूरी लायबिलिटी जब तक उसको वो पे ऑफ नहीं करेगा तो वो उससे अपने आप को बरी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर ये बताया गया है, ये टाइप है पार्टनरशिप की जिसके अंदर वन और मोर पार्टनर्स उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। मतलब उसके वो कुछ हद तक, अब वो ये टाइप है जिससे कुछ हद तक उनकी लायबिलिटी बनती है, उसके बाद उनकी लायबिलिटी नहीं है, ये एक टाइप है। व्हाइल अदर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब सपोज कर लीजिए अगर 10 मेंबर्स आपके 10 पार्टनर्स हैं तो हो सकता है उन 10 पार्टनर्स में से 2 की जो होगी, 2 पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी है। मतलब उन्होंने कुछ अपने पहले डिस्कशन होगा कि कितने हद तक वो लायबिल हैं, उसके लिए उसी के अकॉर्डिंगली फिर उन्होंने उनको रखा होगा। वो 2 पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी होगी एंड जो बाकी के जो 8 हैं उनकी अनलिमिटेड, जैसे कि हमारी जनरल के अंदर होती है, उसके अकॉर्डिंगली होगी। ठीक है, चलिए जॉइंट वेंचर की बात करते हैं। जॉइंट वेंचर क्या होता है, यहाँ पे ये भी एक टाइप है बिजनेस का, पार्टनरशिप फॉर्म में आप कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म होती है, जो पार्टनरशिप बनती है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए। मतलब वो कुछ ही छोटे से टर्म के लिए, मान लीजिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं, उसके लिए मिलकर काम करते हैं कि वो काम अचीव हो जाएगा, वो काम पूरा हो जाएगा तो उनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, जॉइंट वेंचर बोलते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल क्या है, यहाँ पे कोई फिक्स ड्यूरेशन नहीं है पार्टनरशिप का। उन्होंने अपने विल के अकॉर्डिंगली, मतलब वो चाहते हैं पार्टनरशिप करना, वहाँ पे कोई फिक्स ड्यूरेशन उन्होंने सेट नहीं किया हुआ है। वो जब तक अपना चाहते हैं वो अपना पार्टनरशिप को रख सकते हैं और जब जब चाहेंगे तो वो एक लीगल नोटिस देकर अपने पार्टनरशिप को एंड भी कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स पार्टनरशिप, यहाँ पर partners agree to remain in partnership for a specified period or until a certain event occur। मतलब यहाँ फिक्स पार्टनरशिप के अंदर क्या है, यहाँ पे जो पार्टनर्स होते हैं वो एग्री करते हैं कि कोई स्पेसिफाइड उन्होंने पीरियड सेट किया होगा कि मे बी शायद फॉर 5 years और फॉर 3 years ओनली। तो जो भी कुछ होगा वो स्पेसिफाइड पीरियड तक वो पार्टनर्स रहेंगे, उसके बाद जब वहाँ पीरियड ओवर हो जाएगा वो पार्टनर्स, उनकी पार्टनरशिप फॉर्म अपने जो पार्टनरशिप है वो खत्म हो जाएगी। और इस स्पेसिफाइड पीरियड उन्होंने बताया कि स्पेसिफाइड पीरियड तक रहेंगे और अंटिल अ सर्टेन इवेंट अकर, मतलब कोई जो भी उनका इवेंट जो चीज़ वो कर रहे हैं उसको अचीव करने तक रहेंगे। जो भी कुछ उनका वो किस में आता है, फिक्स पार्टनरशिप के अंदर आता है। ये जस्ट जनरली आपको नॉलेज हो, अगर हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं इसके लिए हमने इसको ऐड कर दिया और इसको डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि आपकी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पार्टनरशिप फर्म, हमने एक डेफिनेशन की तो बात कर ली, पार्टनरशिप फर्म क्या है उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। अब यहाँ पे ये जो हम बात कर रहे हैं कि पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स क्या हैं। पार्टनरशिप, कोई किसी चीज़ को हम पार्टनरशिप अगर डिफाइन कर रहे हैं तो हम क्या चीज़ देख के उसको पार्टनरशिप बोल रहे हैं। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था 2 और मोर पर्सन। इफ किसी भी बिजनेस के अंदर अगर 2 और मोर पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, मतलब ओनली 1 पर्सन है, तो क्या हम उसको पार्टनरशिप बोल पाएंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि इन्होंने बता दिया हमें कि हमारी जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है वो पहले ही हमें मेंशन कर दिया है कि कम से कम 2 लोग तो रिक्वायर्ड ही हैं अगर आप कोई पार्टनरशिप फर्म को रन करना चाहते हैं। क्लियर? चलिए, यही चीज हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। क्या है भाई, पार्टनरशिप के एसेंशियल फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। 2 और मोर पर्सन, ये बात कहाँ लिखी है? अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, अगर हम 2 और मोर पर्सन की बात कर रहे हैं,
टू के बारे में तो आपको कहाँ बताया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बताया गया है। ये कई बार क्वेश्चन के फॉर्म में पूछ लिया जाता है। टू मतलब कम से कम दो लोग होने चाहिए, ये बात कहाँ पे जिक्र है, ये आपकी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर उसने इसको मेंशन किया है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर 1932 ये उन्होंने क्लियर किया कि दो पार्टनर तो होने चाहिए, टू और मोर पार्टनर्स। लेकिन कितनी लिमिट, मतलब इन्होंने जो मिनिमम लिमिट है यहाँ पे लिख देते हैं, मिनिमम टू तो होने चाहिए, ये लिमिट तो इन्होंने बताई है कहाँ पे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, ठीक है 1932। मैक्सिमम कितना होना चाहिए ये कहाँ पे है, पहले जो था हम उसका डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे कि हम अभी एक रिकॉर्डेड क्लास है, यहाँ कोई स्टूडेंट तो है नहीं जवाब देने के लिए, तो जस्ट मैं आपको डायरेक्टली बता ही देती हूँ क्या है। मैक्सिमम लिमिट जो है दैट इज 50 पार्टनरशिप की, ठीक है। पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम लिमिट है कि अभी कि आपके कितने मेंबर्स होने चाहिए दैट इज 50 और मिनिमम 20 है, वो सॉरी मिनिमम 2 है, ठीक है। मिनिमम पार्टनर्स फॉर रनिंग एनी पार्टनरशिप तो 2 की रिक्वायरमेंट है, और मैक्सिमम में अनलिमिटेड नहीं हो सकते, वहां पे मैक्सिमम लिमिट कितनी गिवन है 50। अच्छा ये बात आपको कहाँ कही गई है कि भाई ये तो आपको बता दिया हमने, अगर हम जनरली इस चीज़ को मेंशन ना करें तो इसको बाय डिफॉल्ट स्टूडेंट समझेंगे कि भाई ये भी पार्टनरशिप एक्ट के अंदर दिया होगा, जैसे कि हर चीज़ तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बताई गई है ना पार्टनरशिप के रिगार्डिंग। लेकिन ये एक आपका एक्सेप्शन समझ लीजिए कि इसके ऊपर क्वेश्चन इसीलिए आ जाता है कि रिवाइज होने के बाद ये जो मैक्सिमम लिमिट जो है आपकी कहाँ पर गिवन है, ये है आपका कंपनीज मिसलेनियस, यहाँ लिख देते हैं कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। हमारा कंपनी एक्ट जब आया था उसके अंदर हमारी लिमिट आई थी कितना, ये भी डिस्कस कर ही लेते हैं जब यहाँ कर रहे हैं, पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। क्या भाई आपका जो पहले जो है हमारी जो लिमिट थी ना पार्टनरशिप की वो 100 थी, 100 पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। वो 100 पार्टनर्स की लिमिट कहाँ दी हुई थी आपको, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, जो हमारा कंपनी एक्ट 2013 आया था, पहले कंपनी एक्ट 1956 अलग था लेकिन अब उसके बाद 2013 आया, उसके अंदर हमारी जो मैक्सिमम लिमिट थी किसकी, पार्टनरशिप की, पार्टनर्स की, तो वो 100 थी। बट उसको ये बात कहाँ लिखी थी कि 100 है, वो सेक्शन 464, अगर आप चाहें तो इसको, ठीक है। मैक्सिमम जो पार्टनर्स हैं 100 पार्टनर्स थे ये है नहीं, पार्टनर्स थे, ये बात कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर हमें बताई गई थी सेक्शन 464 के अंदर, ठीक है। लेकिन एक साल के बाद ही फौरन ही इसको चेंज कर दिया गया। क्या चेंज कर दिया गया भाई, उस लिमिट को, ये जो लिमिट यहाँ 100 है इसको 100 से कम करके 50 कर दिया गया। 50 कितना, इधर मैक्सिमम लिमिट जो पार्टनर्स की कर दी गई वो कितनी हो गई, 50 हो गई, ठीक है। ये बात कहाँ पर हुई, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, जो हमारा 2013 कंपनी एक्ट आने के जस्ट एक साल बाद किया गया, जिसके अंदर मैक्सिमम लिमिट जो थी पार्टनर्स की उसको कम करके 50 ला दिया गया। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे क्या है काफ़ी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन गया। जनरली जो बच्चा ऊपर से पढ़ाई करता है तो वो क्या लगाएगा भाई, मैक्सिमम 100 है किसमें, पार्टनरशिप कंपनी एक्ट 2013 के अंदर दिया गया है। अब क्वेश्चन आपसे वो ये पूछ सकता है कि मैक्सिमम जो है आपकी पार्टनर्स की लिमिट वो कितनी है, तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि हमारी अभी जो है दैट इज 50, कहाँ गिवन है, कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के अंदर। कई बार क्वेश्चन को वो ट्विस्ट करना चाहे तो वो ये पूछ सकता है कि कंपनीज के जो मैक्सिमम लिमिट है
100 वो कहाँ गिवन थी। तो आपके लिए पता होना चाहिए मैक्सिमम लिमिट जो है 100 पार्टनरशिप के अंदर वो कंपनी 2013 के अंदर थी, सेक्शन 464। बाद में उसको कम कर दिया गया, 100 से उसको 50 पे लाया गया, जो कि एक साल के बाद कंपनीज मिसलीनियस रूल्स 2014 के अंदर दिया गया है। ठीक है, ये क्लियर है? होप कि क्लियर होगा। आगे चलते हैं। हमारा एक पॉइंट तो हमने डिस्कस कर लिया, 2 और मोर पर्सन, जिसके अंदर हमने आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम लिमिट्स की जो हिस्ट्री भी है वो भी डिस्कस की, जिससे कि आपको एक सिनेरियो सिचुएशन आपके दिमाग में क्रिएट हो जाए और लाइफ में कभी भी आपको इस चीज़ पे कंफ्यूजन नहीं आएगा कि भाई पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम पार्टनर्स 2 हैं जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर गिवन है, और मैक्सिमम पार्टनर्स आपके 50 हैं जो कि आपके कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 के अंदर गिवन है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, म्यूचुअल एग्रीमेंट जो हमने यहाँ बात की, जैसे पार्टनरशिप हमारी जो होती है, ये 2 लोग, एक आदमी तो है नहीं कि उसका जो भी कुछ है वो अपना आपसी जिम्मेदार है, 2-4 लोग एक साथ हैं, सबके अपने अपने मतलब ब्रेन फंक्शनिंग होती है, सबके अपने अपने मूड्स होते हैं, किसी का मेरा बहुत अच्छा है, किसी का कैसा है। तो भाई जब कई लोग ऐड हुए हैं तो इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट के जो सारा चीज़ें गिवन है, रूल्स एंड रेगुलेशन, कि वो चीज़ें स्मूथली चलें, वहाँ पे कोई डिस्प्यूट या कोई क्लैशेस अराइज ना हो, इसीलिए है। हम म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात करें तो ये म्यूचुअल एग्रीमेंट भी हमारा, आप इसको लिख लीजिए, एग्रीमेंट जो होता है हमारा वो 2 टाइप्स है। एक होता है ओरल एग्रीमेंट, हम जो मतलब हम अच्छे दोस्त हैं और हमने अपना ओरली एग्री कर लिया कि भाई हाँ ठीक है, हम लोग पार्टनरशिप फर्म रन करते हैं, ये बिजनेस को के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और जो भी कुछ आएगा और हम इक्वली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इक्वली अपना शेयर बांट लेंगे। ठीक है, लेकिन ये चीज़ अगर हम अननोन पर्सन है, जस्ट थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन हमारी अपनी कैपेबिलिटीज, उसकी स्किल्स के अकॉर्डिंग हम किसी बंदे से पैचअप कर रहे हैं और उस बंदे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि इसकी स्किल्स इसके अंदर ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे वो हमारा कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड या कोई ट्रस्ट वाला बिल्डिंग हमारा वहाँ पे नहीं है। तो उन जगहों पे क्या है, आपका क्या है ऑप्शन, रिटन एग्रीमेंट। रिटन एग्रीमेंट होता है हमारा। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन ये आ जाता है आपका, हमारा जो एग्रीमेंट है वो ओरली भी है एंड रिटेन भी है, दोनों है, ये तो क्लियर हो गया कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ लेते हैं स्टूडेंट से कि भाई आपका जो एग्रीमेंट है वो वैलिड कौन सा है, पार्टनरशिप फॉर्म में एग्रीमेंट कौन सा वैलिड है। बच्चे अगर हम वैसे ही ज़्यादा इंडेप्थ स्टडी नहीं करें, वो डायरेक्टली क्या लगाएंगे, भाई एग्रीमेंट और वैलिड, एग्रीमेंट तो रिटन ही होगा, ओरल एग्रीमेंट क्या है, तो वो फौरन लगा देंगे रिटन एग्रीमेंट वैलिड होता है। आंसर क्या है आपका, दोनों ही वैलिड हैं। अगर पार्टनरशिप फॉर्म कोई ओरली है तो वो भी वैलिड है, एंड अगर रिटन है वो तो वैलिड है, उसमें तो कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म क्या है आपकी, रिटन एग्रीमेंट, और इसमें एग्रीमेंट जो है इसका ओरली भी है एंड रिटन भी है। अच्छा, ओरली है तो उसमें तो कोई मसला ही नहीं है कि वो ओरली आपस में उन्होंने बात कर लिया, लेकिन इस तरह की पार्टनरशिप में इन फ्यूचर आगे जाके जब इंसान काम करता है और उनके रिलेशन जब ज़्यादा वो मतलब काम में चीज़ों में आ जाते हैं, तो उसके बाद हो सकता है मे बी जनरल ह्यूमन नेचर है कि उनके अंदर क्लैशेस आ जाते हैं, वो क्लैशेस होने की वजह से वो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, हो सकता है उसकी हद इतनी हो जाए कि वो बिजनेस ही बंद करने की नौबत आ जाए। तो वहाँ पे क्या है, आपका जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो आपके प्रोविजंस गिवन हैं उन्हीं को फॉलो कर सकते हैं। आप उस बंदे को लेकर मतलब कोई प्रूफ शो नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ओरल एग्रीमेंट किया, वो वैलिड है, आप काम कर सकते हैं। बट अगर कोई इस तरह का डिस्प्यूट राइज हो जाए कि अगर कोई पार्टनर ये बोलने लगे कि भाई ये बंदा ने पैसा कम लगाया था, ये कम काम करता है, इसको हम इक्वल प्रॉफिट नहीं देंगे, इसको सिर्फ 20% मिलेगा और मैं ज़्यादा करता हूँ तो मुझे 80% मिलेगा,
तो इस तरह की क्लैशेस अगर आ जाए और बंदा इस पे ज़्यादा डिस्प्यूट अराइज हो जाए, तो आपके पास कोई ओरल एग्रीमेंट नहीं है, मतलब कोई रिटन एग्रीमेंट नहीं है, आपने एग्रीमेंट ओरली किया है, तो आप लॉ के पास जाकर उस चीज़ के ऊपर उसको नहीं लेके आ सकते, मतलब वहाँ पे इस चीज़ के बारे में कोई मतलब एप्लीकेशन नहीं डाल सकते ना, क्योंकि भाई आपके पास तो कोई प्रूफ एज एविडेंस है ही नहीं ना कि आप क्या करेंगे। ठीक है, तो उसका डिस्प्यूट ये मतलब उसका रिजल्ट ये होगा, या तो वो आप मान जाएंगे या तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह के क्लैशेस और इस तरह की सिचुएशन से बचने के लिए रिटन एग्रीमेंट जनरली प्रेफर किया जाता है। ठीक है, वो अब बहुत कम ही होता है कि ऐसा दिख जाए कि ऑलरेडी एग्रीमेंट हो सकता है वो फैमिलीज में, बिजनेस में, मतलब फिर फ्रेंड्स रिलेटिव्स में हो, बट उसके ड्रॉबैक्स जो है वो आपको बता दिए कि वो क्या, भाई इन फ्यूचर आगे हो सकता है कोई दिक्कत आए, तो उसके पास उस टाइम पे जब दिक्कत आएगी तब आपके पास कोई एज एविडेंस कोई चीज़ नहीं है कि आप उनको कोर्ट तक लेके जा सकें। ठीक है, क्लियर, वैलिड लेकिन दोनों ही है। अगर क्वेश्चन आता है पार्टनरशिप किस तरह की होती है, भाई वो ओरली भी होती है एग्रीमेंट, आपका रिटन भी होता है, दोनों टाइप का होता है। ठीक है, चलिए पार्टनरशिप का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर हमने देख लिया, क्या है भाई, हमारा बिजनेस 2 और मोर पर्सन, जिसमें मिनिमम जो है आपके 2 हैं एंड मैक्सिमम लिमिट 50 है, और जो कि आपके मिसलेनियस एक्ट कंपनीज जो रूल है 2014 उसके अंदर है, एंड जो 2 पर्सन्स के बारे में बताया है वो कहाँ पे गिवन है, वो आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर गिवन है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, थर्ड पॉइंट, दैट इज लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस मतलब आप पार्टनरशिप फर्म रन करने जा रहे हैं, मस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्या कोई भी बिजनेस आप पार्टनरशिप फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म कर सकते हैं किसी भी, तो उसके लिए पार्टनरशिप करने के लिए कंडीशन ये है कि आपका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए, मतलब कानूनी तरीके से वो जायज़ होना चाहिए, मतलब कोई इलीगल बिजनेस आप नहीं कर सकते, स्मगलिंग है, ड्रग्स है, इस तरह का कोई पार्टनरशिप फर्म आप नहीं कर सकते हैं। तो वो क्या है, वो लॉ, वो चीज़ उस वाले लॉ मतलब क्राइटेरिया में ही नहीं आ रही है, मतलब उन्होंने एसेंशियल फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बता दी कि आपका बिजनेस क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, कानूनी तौर पे ठीक होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए, 2 दोस्त हैं, ठीक है, वो घूमते फिरते रहते हैं, घूमते फिरते उन्होंने क्या सोचा, ऐसे ही कुछ उनको एक बाइक को उन्होंने चोरी कर लिया, सपोज बाइक को उन्होंने चोरी कर लिया, जो बाइक उन्होंने चोरी किया, या फिर लगा लीजिए कोई भी चीज़ उन्होंने चोरी की, और चोरी करने के बाद उसको तो उन्होंने बेच, सपोज कोई भी चीज़ चोरी करके उन्होंने इसकी लगा लीजिए अमाउंट 50,000 का बाइक उन्होंने चोरी कर लिया। ठीक है, बाइक चोरी किया, चोरी करने के बाद उसको सेल कर दिया सेल कर दिया इन 60,000 के अंदर। ठीक है, 2 दोस्त थे, उन्होंने बाइक को चोरी किया और उसको सेल कर दिया, कहाँ पर, किसी दूसरे बंदे को, किसी तीसरे बंदे को 60,000 पे, जो उसके बीच में उन्हें 10,000 का प्रॉफिट आया, और इन दोनों ने इस प्रॉफिट को इक्वली शेयर कर लिया, 5,000 5,000। क्या ये हमारा बिजनेस है, इसे क्या हम अपना बिजनेस पार्टनरशिप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाए, क्यों? क्योंकि भाई ये तो इन्होंने जो है चोरी जो है, फ्रॉड है, इस तरह का तो कोई बिजनेस होगा नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट एक इसका जो पॉइंट है वो ये है कि ये इनकी जो एक्टिविटी है वो रेगुलर नहीं है। इन्होंने ये जो बिजनेस यहाँ पे कर रहे हैं, एक तो वो लॉफुली तो वो है ही नहीं, और दूसरा एक चीज़ कि वो क्या नहीं है भाई, ये इन्होंने एक बार काम किया, इन्होंने ऐसे टहलते हुए कहीं से जो भी कुछ था बाइक चोरी करा, उसको सेल कर दिया, ये उनकी रेगुलर एक्टिविटी नहीं है। तो इसलिए ये पार्टनरशिप फर्म अगर पूछा जाए कि क्या ये पार्टनरशिप फर्म है, नहीं, ये पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगी, क्योंकि एक तो ये आपका लॉफुल बिजनेस नहीं है, और दूसरा कि ये रेगुलरली फॉलो नहीं हो रहा बिजनेस। जब हम किसी चीज़ को बिजनेस बोल रहे हैं कि हमने अगर एक बार कोई चीज़ करी और उसको हमने सेल कर दिया या जो भी कुछ उससे प्रॉफिट अर्न कर लिया, सपोज जैसे कि इस केस में हमने डिस्कस किया कि इस बंदे ने कोई सामान था जो
लिया, उसके बाद उसको सेल कर दिया, लेकिन क्या वो रेगुलरली उस चीज को कर रहा है? अगर वो रेगुलरली कर रहा है तब वो बिजनेस की कैटेगरी में आएगा, वो उस कैटेगरी में आएगा, पार्टनरशिप फर्म की कैटेगरी में। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये चीज क्लियर हो गई कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, मींस कानूनी तौर पर बिजनेस जायज होना चाहिए। आप कोई गलत काम का बिजनेस नहीं कर सकते जो हमें लीगली अलाउड ना हो करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग तो हमारा क्या है? अगर आपके प्रॉफिट शेयरिंग कि भाई हम जब बिजनेस आपस में दोनों काम कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं, जब प्रॉफिट अर्न होगा तो वो उसको इक्वली बांटेंगे, या तो कैसे बांटेंगे? कोई रेशियो उन्होंने डिसाइड किया होगा कि भाई इतना परसेंट तुम लोगे, इतना परसेंट मैं लूंगा। ये चीजें कहाँ पे गिवन होंगी? पार्टनरशिप रेशियो जो है आपकी पार्टनरशिप डीड के अंदर होगा, जो रिटर्न एग्रीमेंट करेंगे तो वहां पे उन्होंने लिखा होगा, पार्टनरशिप डीड के अंदर होगा। और सपोज उन्होंने ओरल एग्रीमेंट किया है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो क्या है वो आपको लॉ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट भी ये बताता है कि अगर आपकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बोलता है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है या फिर प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो कोई डिस्कस नहीं हुआ है, तो फिर जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग क्या है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर गिवन है। और अगर उन्होंने कोई रेशियो डिसाइड किया हुआ है, उन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई हुई थी, उसके अकॉर्डिंग अगर पार्टनरशिप डीड है और उसके अंदर 30:50 का रेशियो गिवन है, मतलब 3:5 का रेशियो गिवन है, तो फिर वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो इक्वली वाला है वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? पार्टनरशिप डीड प्रेजेंट है, अगर ये नहीं होगी तब फिर आपका इक्वली जो पार्टनरशिप एक्ट के रूल होंगे वो बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी मीन्स पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो उनके पार्टनर्स होते हैं, उन पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है, मतलब उनके ऊपर जो जिम्मेदारी, मतलब उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, उनके ऊपर जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। मतलब जो भी लोन या कोई भी चीज़ें जो फर्म को चुकता करनी है, तो वो सब उसके पार्टनर्स लायबल होंगे उसको चुकता करने के लिए, उसको पे ऑफ करने के लिए। तो पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है ना पार्टनरशिप फर्म, वो अनलिमिटेड होती है। जैसे कि हमने टाइप पढ़ा था वो जनरल पार्टनरशिप फर्म के अंदर, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म ही उसके अंदर टाइप दूसरा टाइप वाला है जिसके अंदर कुछ लिमिटेड होती है, तो उन दो पार्टनर्स को छोड़कर जितनों की है वो अनलिमिटेड होती है। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जनरल पार्टनरशिप की, तो वहां पे जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। क्लियर? क्योंकि अगर फर्म के नाम पे कोई लोन या कोई भी चीज़ है, तो और अगर वो उसको पे करने की जो लायबिलिटी है उनके पार्टनर्स की यहाँ तक हो जाएगी कि वो बिजनेस का तो सब कुछ उसको पे करने के लिए अगर बिक जाता है कुछ नहीं, तो पार्टनर्स उसको पे करेंगे, मतलब उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कंपनी तक ही, फर्म तक लिमिटेड नहीं है। अगर वो फर्म उसको पे नहीं कर पाई तो उसके पार्टनर्स उसको पे करेंगे। ठीक है, इसलिए उसको बोला गया है अनलिमिटेड लायबिलिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है एजेंसी रिलेशनशिप। मतलब इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म के अंदर क्या होता है, एजेंट एंड प्रिंसिपल का रिलेशन आप समझ लीजिए वो अप्लाई होता है। कैसे?
कि जो पार्टनर ए है एंड जो पार्टनर बी है, वो पार्टनर बी एक दूसरे के लिए समझ लिए एजेंट एंड प्रिंसिपल की तरह काम कर रहे हैं। सपोज ये जो एजेंसी रिलेशनशिप, मतलब इसको आप कह दीजिए म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, मतलब आपस में ही एक दूसरे के लिए हम जिम्मेदार हैं। अगर पार्टनर ए कहीं कुछ करके आ जाता है, कहीं किसी से कोई डीलिंग कर लेता है कि और या किसी से कोई लोन लेता है या कुछ भी, तो सिर्फ पार्टनर ए ही उसका लायबल नहीं है, पार्टनर बी भी उसका लायबल हो जाएगा जो भी कुछ ए कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एजेंट एंड प्रिंसिपल वाला रिलेशनशिप होता है सारे ही पार्टनर्स के बीच में, और वो सारे पार्टनर्स फर्म के लिए एज एजेंट काम कर रहे होते हैं, उनका आपस में एक रिलेशन जो है वो मतलब अपने आप को ये नहीं कह सकते भाई ये काम तो मैंने नहीं किया है, ये पार्टनर ए का काम है, वही इसको देखेगा। जो थर्ड पर्सन जो इसके साथ किया है, आप इसे कस्टमर समझ लीजिए, उससे कोई चीज़ कोई डीलिंग करी, वो डीलिंग पार्टनर ए ने की, तो वो उस पर अगर वो चीज़ पूरा नहीं हो पाया है तो वो पार्टनर ए ही लायबल नहीं है, पूरी फर्म लायबल है। मतलब जितने भी पार्टनर उसके अंदर होंगे वो सारे लायबल होंगे उसको पे ऑफ करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो बंदा अपने आप को अलग नहीं कर सकता कि नहीं भाई ये काम तो इन्होंने किया है तो आप इनसे बात करें, हम इस बारे में नहीं जानते। तो पार्टनर्स अगर हैं तो वो सारे पार्टनर्स लायबल हैं। तो ये एक तरह से एक और एग्जांपल इसका लेते हैं कि म्यूचुअल एजेंसी का, कि सपोज ये जो है हमने पढ़ा था कि एक पार्टनर सपोज एक पार्टनर किसी वजह से ऑफिस नहीं आ पा रहा है, सपोज मतलब ऑफिस अपने फर्म में नहीं आ पा रहा है, कोई भी वजह है वो नहीं आ पा रहा है ऑफिस में, तो जो पार्टनर ए है वो क्या पार्टनर बी का काम को पेंडिंग छोड़ देगा कि भाई मेरा काम थोड़ी है, मैंने तो अपना सारा सब अप टू डेट किया हुआ है, वो आएगा अपने आप करेगा। तो यहाँ क्या है, एजेंट इज अ प्रिंसिपल, तो जब तक पार्टनर बी प्रेजेंट नहीं होता, फर्म में नहीं आता, तो पार्टनर ए उसके बदले का काम भी करेगा, वो उसके काम को पेंडिंग नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि भाई वो अपना जाने मैं अपना काम कर रहा हूँ। वो दोनों एक फर्म के लिए काम कर रहे हैं और पार्टनरशिप फर्म के अंदर वो एक दूसरे जो भी मतलब जितना जो भी इम्पोर्टेंट काम है वो सारा जो है डील जो है पार्टनरशिप फर्म को रन करने के लिए वो पार्टनर ए जब तक देखेगा जब तक बी आ नहीं जाता है। तो ये जो रिलेशन फॉलो हो रहा है वो आपका क्या है, म्यूचुअल एजेंसी वाला रिलेशन है। अगर वो कोई अच्छा काम करता है तो सब उसके जिम्मेदार होंगे, अगर कोई पार्टनर बुरा काम कर देता है तो सब उसके जिम्मेदार होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि आपका सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। ठीक है, अब इसमें और डिस्कस करने की रिक्वायरमेंट आई थिंक कि नहीं है कि नॉट अ सेपरेट, हमारा जो पार्टनरशिप फर्म है वो सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे जो पार्टनर्स हैं जो भी अपने बिजनेस के फर्म के नेम के मतलब जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर वो बिजनेस के पार्टनर्स हैं और वो कुछ भी ऐसी डीलिंग या कोई भी काम करके आते हैं तो वो अपने आप को बिजनेस फर्म का नेम यूज करके फ्री नहीं कर सकते कि भाई ये काम तो बिजनेस फर्म के का है, पार्टनरशिप फर्म का है और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो सिर्फ यहाँ पार्टनर हूँ, काम कर रहा हूँ बस। तो ऐसा नहीं कर सकते, आप वहाँ पे लायबल होंगे जब तक वो जो भी लायबिलिटी है पूरी पे ऑफ नहीं हो जाती है उस तक। ठीक है, चलिए, तो हमारे जो की फीचर एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, जिसके अंदर आपका सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ ये और लिख लीजिए, म्यूचुअल एजेंसी। ये जो एजेंसी रिलेशनशिप है ये एक तरह का ट्रू टेस्ट है, ये मौजूद होगा, ये प्रेजेंट होगा, तभी वो पार्टनरशिप मतलब एक पार्टनरशिप मानी जाएगी। टू और मोर पर्सन, म्यूचुअल एग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग, लायबिलिटी, सब ये सब कुछ तो है ही, ये सबको मिलकर ही करेक्टरिस्टिक्स ही हैं ये सब पार्टनरशिप की। लेकिन ये जो म्यूचुअल एजेंसी या म्यूचुअल एजेंट
एजेंसी रिलेशनशिप जो है जिसमें एजेंट एंड प्रिंसिपल के एक्ट की तरह काम हो रहा है कि अगर एक बंदा वहाँ प्रेजेंट नहीं है तो अगला बंदा अगला पार्टनर वो जितना भी काम पार्टनरशिप के फर्म को रन करने के लिए इम्पोर्टेंट है वो वहाँ करेगा। वो ये नहीं देखेगा कि अगला आएगा, वो अपना काम खुद करेगा और उसकी वजह से कोई लॉस हो रहा है कि फर्म को वो लॉस बियर करना पड़ेगा। तो वो चीज़ जो आपका म्यूचुअल एजेंसी है वो ट्रू ट्रस्ट है आपका पार्टनरशिप फर्म का। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमने एसेंशियल फीचर्स एंड जो पार्टनरशिप डीड है उसको लॉ में और कितने जो अपने बेसिक पार्टनरशिप फर्म की अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए था हमने वो कर लिया है। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड क्या है? डीड क्या है? एक रिटन एग्रीमेंट है आपका। मतलब कि जब आपने पार्टनरशिप की तो वहाँ पे आपने हर चीज़ को रिटन डॉक्यूमेंट एक बना लिया अपना और उसको वहाँ पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपने वहाँ पे लिख ली। जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन थी सब आपने वहाँ लिख ली। तो पार्टनरशिप डीड क्या है? रिटन डॉक्यूमेंट है। जो भी आप शेयर करेंगे प्रॉफिट या फिर कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर कोई पार्टनर एक्टिवली वर्किंग है तो उसके लिए कोई सैलरी है ये कमीशन है मैनेजर को, कुछ भी कुछ सब कुछ आपका इस डीड के अंदर लिखा होता है। सारी टर्म्स एंड कंडीशन गिवन होती हैं। अभी पेपर के ऊपर सपोज कर लीजिए हमने पेपर के ऊपर ये सारी चीज़ें जितना भी सब कुछ था सब कुछ लिख दिया, क्या क्या है रूल्स एंड रेगुलेशन सारी गाइडलाइंस यहाँ मेंशन कर दी कि हम फर्म को क्या देने क्या देंगे। ठीक है, किस किस को क्या देंगे। अब क्या इसको हम पार्टनरशिप डीड बोल देंगे? ये पार्टनरशिप डीड कहलाएगी। हमने कर दिया जितने भी हमारे पार्टनर्स हैं तीनों पार्टनर्स के हमने यहाँ साइन भी कर दिए, दोनों पार्टनर्स हैं दोनों पार्टनर्स ने अपने साइन भी कर दिए यहाँ पे। ठीक है, क्या अब ये पार्टनरशिप डीड कहला रही है? हमने एक पेपर के ऊपर जितनी टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो सब लिख कर और सारे पार्टनर्स ने उसको साइन कर दिया। क्या ये पार्टनरशिप डीड बन जाएगी? नहीं। पार्टनरशिप डीड कब कहलाएगी? जब ये आपका लीगली अप्रूव्ड होगी। मतलब ये जो पेपर है ये जनरल पेपर नहीं होगा, ये क्या होगा? स्टैम्प पेपर होगा। फर्स्ट क्या होगा? ये स्टैम्प पेपर होगा। स्टैम्प पेपर पे बात होनी चाहिए। जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सारा नेम कौन क्या है, जितना पार्टनर्स के नेम, कहाँ बिजनेस है, किस चीज़ का बिजनेस है और क्या कितने पार्टनर्स हैं, किस पार्टनर को कितना शेयर मिलेगा, किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, किसको कमीशन मिलेगा, सब कुछ हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब ये जो अगर हमने स्टैम्प पेपर पे सारी चीज़ें लिखकर और साइन कर दिया, क्या ये पार्टनरशिप डीड है? अभी भी ये पार्टनरशिप डीड इनकम्प्लीट है, इसको हम पार्टनरशिप डीड नहीं बोलेंगे। अभी ये सिंपल पीस ऑफ पेपर ही है जो कि हमारे सारे पार्टनर्स ने सारा लिखकर अपना सब कुछ और उसको साइन कर दिया है। ये स्टैम्प भी तो लगना चाहिए ना, इसके ऊपर एक स्टैम्प भी लगेगा जिसके ऊपर कहाँ का स्टैम्प होगा? वो स्टैम्प ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। ये जो आपका स्टैम्प ऑफ रजिस्ट्रार मतलब जब इससे स्टैंपिंग हो जाएगी तब आप इसको क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप डीड में सब टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ये सब तो हमने समझ में आ गया कि सब चीज़ें हमारी यहाँ लिखी होंगी, इसको फॉलो करते हुए हम काम करेंगे। ठीक है, लेकिन हमारी क्या सिंपल पेपर पे हमने सारे अपने गाइडलाइंस लिख दी हैं, उसको साइन कर दिया है पार्टनर्स ने, इतना सफिशिएंट होगा पार्टनरशिप डीड बनने के लिए? नहीं, उसको ऊपर स्टैंपिंग भी मस्ट है। कहाँ से? रजिस्ट्रार और फर्म से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर करना क्यों इम्पोर्टेंट है? पार्टनरशिप डीड हम जैसे इससे हम क्या समझ रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड हमने पार्टनरशिप पढ़ा, ओरली पढ़ा, रिटेन पढ़ा। ओरली के क्या ड्रॉबैक्स थे, रिटेन हम कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या करते हैं, क्या हमें फ़ायदा है रिटेन करने का, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो इसके अंदर ये क्वेश्चन होमवर्क है फिलहाल, इसको
नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जनरल हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चंस स्टूडेंट से ही लिए जाएंगे, इसके जो आंसर है वो आप ही लोग बताएंगे, जो हमने अब तक डिस्कस किया उसके बेसिस के ऊपर। पार्टनरशिप क्या है, मतलब हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम पार्टनरशिप डीड क्यों बना रहे थे, मतलब कि इस डीड के अंदर जितने भी राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, वो सारे पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर वो सब मेंशन होगा। पार्टनरशिप डीड के अंदर सब कुछ मेंशन होगा रिगार्डिंग किसके, कि आपके जो राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं एवरी पार्टनर के, जितना भी 4 पार्टनर 3 पार्टनर जो भी हैं उन सब के क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, क्या उन्हें मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या रेशियो होगा प्रॉफिट का, वो सब कुछ वहाँ गिवन है। जिससे क्या होगा कि उन पार्टनर्स के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि एवरीथिंग सब कुछ कहाँ मेंशन है, पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है। ठीक है। सेकंड, आपके पास एक तरह से एक रिटन डॉक्यूमेंट हो गया ये। इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि एक रिटन डॉक्यूमेंट है कि कभी इन फ्यूचर कोई क्लैश आ जाता है तो आपके पास एज अ एविडेंस भी ये है। एक इम्पॉर्टेंट ये हो गया। ठीक है। और तीसरा ये भी है कि आपने भाई अगर कोई क्लैश सपोज आ रहा है, सपोज रेशियो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कि नहीं मैं इतना लूँगा इतना कर रहा हूँ, जो भी कुछ हो, तो आपके पास वो चीज़ दिखाने के लिए भी है कि भाई हमने जब फॉर्म किया था तो उस टाइम पे डीड में आपने ये चीज़ खुद ही मेंशन किया है कि आप एक्टिवली वर्क तो करोगे, बट उसके लिए कोई आप एक्स्ट्रा कमीशन या सैलरी आपने नहीं डिसाइड हुई है, ये आपकी मर्जी है, अपना आप काम फॉर्म के लिए ज़्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक तरह से एक पार्टनरशिप डीड को आप उसको प्रेजेंट कर दिखा कर भी अपना वो जो क्लैश है उसको रिजॉल्व कर सकते हो। तो ये चीज़ें आपने इन होमवर्क इस क्वेश्चन को का आंसर देना है। आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे और उम्मीद करती हूँ कि सारी ही जो कंसेप्ट्स हमने बहुत ही जनरल लैंग्वेज में, बहुत ही आम भाषा जो हम नॉर्मली अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, बात करने में, काम करने में, हमने उसी लैंग्वेज में अपना इस लेक्चर को प्रिपेयर किया है। तो उम्मीद तो यही है कि सब कुछ क्लियर होगा। एंड इसके आगे से हमारा नेक्स्ट जो है पार्टनरशिप डीड के एलिमेंट्स क्या क्या हैं वो आगे डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं एंड थैंक यू।